जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे और अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के 13 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 14। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम डाइपोल के बारे में बात कर रहे थे और कुछ पार्ट हमने उसका पढ़ लिया था। आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम डाइपोल को खत्म करेंगे। देखिए, डाइपोल इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है, इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ढंग से पढ़ना है और हमने बहुत ही स्लोली इसको पढ़ाने की कोशिश की। मैंने बहुत ही स्लोली पढ़ा है ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आए। तो और जो वीडियो की लेंथ है वो भी बहुत बड़ी नहीं रखी, छोटा ही रखा है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। आइए अपनी शुरू करते हैं। तो अभी हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। सर ये तो पहले कर चुके हैं ना? नहीं, ये नहीं किया था। उसमें क्या डिफरेंसेस है? इससे पहले हम EFI निकाल रहे थे, अभी हम क्या निकाल रहे हैं? पोटेंशियल निकाल रहे हैं। दोनों चीज दिमाग में अलग रखना। जो EFI के रिजल्ट थे वो अलग थे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। आइए अब हम निकालते हैं एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल। तो आपने क्या किया, यहाँ पे से एक डाइपोल है, तो डाइपोल है मतलब एक -q चार्ज है, एक यहाँ पे +q चार्ज है। ठीक है, एक्सियल पोजीशन आपने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे एक्सियल पोजीशन है, ऐसे इस वाली तरफ निकाल लेते हैं। इस वाले पॉइंट का नाम कुछ मान लीजिए आप O। तो हम निकालने चल रहे हैं पोटेंशियल एट पॉइंट O। इसका जो सेपरेशन है यहाँ से सेंटर से वो कितना है आपके पास? कुछ r मान लीजिए, और इसके बीच जो डिस्टेंस है आपके पास ये वाली डिस्टेंस L है और ये वाली डिस्टेंस भी कुछ L है। मतलब डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर होगा? P = Q × 2L। इतना ठीक है बच्चों? ठीक। अब आप ये बताइए सर, इस Q की वजह से इस O पॉइंट पे पोटेंशियल किस तरफ होगा? इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? सर ये गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं होता है। पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। दुनिया इसी में उलझी रहती है। दुनिया में पोटेंशियल की भी डायरेक्शन होती है, बिकॉज EFI कर वो इतना दिमाग में उनके EFI घुस जाता है कि पोटेंशियल में भी डायरेक्शन देखने लग जाते हैं, पर वो गलत है। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। तो आप क्या बोलेंगे सर? जब पोटेंशियल देखिए, इस वाले पॉइंट पे देखिए इसकी वजह से, फिर इस वाले पॉइंट पे देखिए इसकी वजह से, तो आप क्या करेंगे देखना, इसकी वजह से यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना पड़ेगा। यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा? V कितना आएगा? KQ डिवाइड बाय क्या फॉर्मूला आता है पोटेंशियल? KQ/R। KQ/R की वैल्यू कितनी है? ये सेपरेशन होगा आपके पास में Q और O के बीच में, और वो कितना है आपके पास? R - L। बहुत बढ़िया। और इसकी वजह से कितना आपके पास? -KQ डिवाइड बाय R + L। यहाँ पे Q की वैल्यू भी साइन पुट होती है तो आपने वो पुट कर दिया, दोनों को जोड़ा है आपने, पर यहाँ पे पोटेंशियल इसकी वजह से नेगेटिव था तो इस वजह से वो माइनस साइन लेके आया साथ में। ठीक है बच्चों? ठीक है, इसको आगे प्रोसीड करते हैं आप। अगर आप इसे आगे प्रोसीड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? KQ आपके पास में कॉमन आ गया। यहां से आप R को बाहर निकाल दीजिए, R को सबसे बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास? इसमें बचेगा 1 / 1 - L/R। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा? -1 / 1 + L/R। बहुत बढ़िया। अब आपको ये पता है कि सर जी R है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू L। अगर ऐसी बात है तो आप इसको थोड़ा सा और अलग फॉर्मेट में लिखिए तो थोड़ा और खूबसूरत लगेगा। क्या है वो फॉर्मेट? देखिए, यहां पे मैंने लिखा है इसको 1 - L/R की पावर -1। इस वाले एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, -1 + L/R की पावर -1। डन। आप इसको थोड़ा और सोल्व कीजिए, कितना है? KQ/R। अच्छा, इसमें क्या लगा रहे हैं? बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाने। बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन क्या होता है? 1 + x⁴n को क्या लिख सकते हैं? 1 + nx। पर कंडीशन क्या चाहिए? x बहुत छोटा होना चाहिए 1 से। ये बात हो रही है क्या सही? हाँ, क्योंकि L बहुत छोटा है एज कंपेयर टू R, तो L/R क्या हुआ? बहुत छोटा हुआ एज कंपेयर टू 1। मतलब आप यहाँ बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन है तो क्या लिखेंगे? 1 + nx लिखेंगे तो कितना बन जाएगा? L/R माइनस, यहां पे अगर आप लगाएं तो कितना आएगा इसका? 1 - L/R। क्लियर है बच्चों? आप इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए तो कितना है? KQ/R डिवाइड बाय, यहां पे कितना बनेगा? 2L/R बनेगा। सोल्व करके देखिए आप, ये 1 ये -1 कैंसल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2L/R बनेगा। अब देखिए Q × में 2L, Q × में 2L किसके बराबर है? P के बराबर। Q × में 2L किसके बराबर? P के बराबर। तो कितना आंसर है? KP/R²। तो पोटेंशियल आया वो आपके पास कितना आया? KP/R²। समझ रही है बच्चों इतनी बात? तो आपने यहाँ पे क्या देखा? सुनो मेरी बात को। देखिए, EFI के रिजल्ट में R³ था, कोई भी मतलब 2 था वो अलग बात थी, पर यहाँ पे R³ था बिकॉज पोटेंशियल था KQ/R, EFI था KQ/R²। तो एक टर्म का डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पे आपके पास में। आप P को भी तो Q × में R लिखेंगे, Q × में कुछ L लिखेंगे तो कट के वही डायमेंशन आ जाएगी KQ/R की।
मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ऐसे मत सोचो सर जी इसकी डायमेंशन ही गलत होगी, बिकॉज EFI तो KQ बाय पोटेंशियल तो KQ बाय R आता है, बाय R स्क्वायर आ रहा है, तो दोस्त यहाँ पे भी तो P है ना, Q इंटू में R के एक डायमेंशन यहाँ पे भी तो है, R से R कटेगा तो वापस के डायमेंशन बता रहा हूँ मैं आपको भी, इसमें भी तो एक लेंथ की डायमेंशन है ना, यहाँ पे लेंथ की डायमेंशन 2 है, एक डायमेंशन से एक डायमेंशन कट जाएगी तो वापस क्या आएगा आपके पास में पोटेंशियल की डायमेंशन आ जाएगी। तो EFI में रिजल्ट आता है KP बाय R क्यूब की टर्म्स में, इसमें आता है R स्क्वायर की टर्म में। क्लियर है ये बात। दूसरी बात, एक और बात सुनिए, अगर आप इस तरफ हैं, अगर आप पॉजिटिव Q के पास में है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, अगर आप नेगेटिव चार्ज के पास में है मतलब एक्सियल पोजीशन पर अगर आप इस तरफ होते तो पोटेंशियल कैसा आता, नेगेटिव आता। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आप एक्सियल पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज के पास में है तो पहले मतलब क्योंकि ऑब्वियसली ये टर्म बड़ी आ रही है आपकी बात, अगर आप इसे यहाँ पे लिखते तो ये टर्म यहाँ पे चली जाती तो ये नेगेटिव वाली टर्म बड़ी हो जाती। अब तो सोचिए आपको समझ जाएगी ये बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सियल पोजीशन पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज के पास में हैं तो आपके पास में पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर आप एक्सियल पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज के पास है मतलब यही यहाँ पे ना निकाल के यहाँ पे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना होता है इस वाले पॉइंट पे, तो कैसा आता है आपके पास से पोटेंशियल आता है आपके पास में, दैट इज माइनस KP बाय R स्क्वायर। रिजल्ट याद कर लीजिए, एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना है KP बाय R स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज के पास में है तो पॉजिटिव आएगा पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के पास में तो नेगेटिव आएगा, बिकॉज आप डेरिवेशन में ये टर्म बड़ी हो जाएगी आपकी बात, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इफ एट एक्सियल पोजीशन वी आर नियर टू पॉजिटिव चार्ज तो V कैसा आएगा आपके पास, पॉजिटिव। इफ वी आर नियर टू नेगेटिव चार्ज तो V कैसा आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव। तो पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव कब आएगा ये आप समझ पाएंगे, और फॉर्मूला आपको समझ में आएगा KP बाय R स्क्वायर। तो सिंपल सा था, आप एक बार खुद कैलकुलेशन कर लीजिए, मतलब आप खुद इसको सोल्व करके देखिए तो आपको रिजल्ट थोड़ा और बढ़िया लगेगा, बढ़िया से आपको इसकी फील आएगी। अपने आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। कौन सी पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। रिजल्ट याद रखना, पहले हम क्या निकालते हैं EFI, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल। तो अगर आप मतलब मेरे साथ आप खुद ट्राई करके देखिए, बहुत सिंपल सा रिजल्ट आएगा, आप इसको इजीली सोल्व भी कर सकते हैं। आप ट्राई करेंगे इसको, और आप ट्राई करना चाहें तो आप स्क्रीन पॉज करके आप निकाल के देखिए, आपको थोड़ा फील भी आएगा। तो आइए हम इस तरह प्रोसीड करके देखते हैं कैसा आएगा आपके पास। तो मैंने बोला पोटेंशियल निकालना है ना, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल को डायरेक्शन आएगी या कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, सर कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, ठीक है जी। अगर कोई डायरेक्शन आपके पास में नहीं आएगी तो आप क्या बोलेंगे, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एट पॉइंट O नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना है, KQ डिवाइड बाय कितना, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसे ही आया आपके पास, पर एक माइनस आएगा। समझ में आ रहा है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से KQ बाय R आता है ना, KQ नेगेटिव से नेगेटिव पुट कर दिया और यहाँ पे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखते हैं, उसकी वजह से कितना आएगा, KQ डिवाइड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बहुत खुशी का मौका है, ये इससे कट के आंसर आ गया 0। मतलब सर जी अगर आप बात करेंगे पोटेंशियल की कौन से पॉइंट पे, V एट कौन सी पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो कहानी खत्म होगी। एक्सियल पे कितना आया था, एक्सियल पे आया था KP बाय R स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, अगर एक्सियल पे इस तरफ थे तो पॉजिटिव, एक्सियल पे उस तरफ है तो नेगेटिव। तो रिजल्ट का ही खेल है दोस्त इसके अंदर ना, आप बार बार एग्जाम में जाके ट्राई नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। आप इनको सही ढंग से अपने फॉर्मेट में, अगर आप शॉर्ट नोट्स में या फिर इसके बाद में आप नोट्स में एक टेबल बना के लिख सकते हैं, एट एक्सियल पोजीशन EFI कितना है, पोटेंशियल कितना है, डायरेक्शन क्या है, उसमें रिमार्क क्या है, अपने हिसाब से खुद आप टेबल बना के लिख लीजिए ताकि आप वो बाद में रिवाइज करते हो इसको हेल्प मिले। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया। आइए थोड़ा सा इसमें कुछ 1-2 सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं पोटेंशियल में, फिर अपने थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सवाल उसी तरीके का है जो हमने EFI में किया था, पर अब क्या हमसे पोटेंशियल पूछा गया। तो सिंपल सवाल है, अगर आपने थ्योरी से ढंग से देखी तो बहुत आप इजीली सवाल कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक डाइपोल को रखा गया ना, पॉइंट्स दिखाए गए आपको, इसका नाम A, B, C, D और E, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास में। एक यहाँ पे बना दें, एक पॉइंट यहाँ पे बना देते, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, यहाँ पे बना देते हैं। इस पॉइंट का नाम कितना हुआ तेरे पास, F हो गया। फिर E और यहाँ पे एक नाम जोड़ दिया आपने F, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है, विद साइन बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं बोलूँ विद डायरेक्शन बताना है, तो ये बात सही है बोलने में, गलत है, ये गवारों की बात है। क्यों? ये पोटेंशियल भाई साहब एक स्केलर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन होती नहीं है। ठीक है, आप मुझे निकाल के बताइए ए बी सी डी ई एफ पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल कितना आएगा। सभी पॉइंट्स की जो डाइपोल से डिस्टेंस आप कंसीडर करेंगे दैट इज आर, और आप ये रिजल्ट यूज करेंगे। ऑब्वियसली कुछ बोला नहीं गया, क्या ये आर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल। ये सब डिस्टेंस आपके पास में आर है। ठीक है बच्चों, आप इसे फटाफट सोल्व कीजिए और आपका जवाब सही होने चाहिए, फिर आप इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, हुआ। आइए अपने निकालते हैं। मैंने सबसे पहले पूछा इस डाइपोल से कि भाई साहब ये ए पॉइंट तेरा क्या लगता है, तो उसने बोला ये मेरे लिए एक एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, मैंने बोला एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना आता है, ये रिजल्ट मैं ड्राइव कर चुका हूं, और वो कितना आता है आपके पास, इट इज kp बाय आर स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा कितना आएगा, kp डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सही है ये बात। तो डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है, बिकॉज आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो मास्टर ने क्या बोला, अगर एक्सियल पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज के पास है तब पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज के पास है नेगेटिव आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, अगर डाइपोल मोमेंट ऐसा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। आप किसके पास है, पॉजिटिव चार्ज के पास है, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं बी पॉइंट के पास। मैंने इस डाइपोल से पूछा भाई साहब ये डाइपोल, ये बी पॉइंट तेरा क्या लगता है, तो वो बोलेगा क्या लगता है, ये मेरी एक्सियल पोजीशन है। बहुत बढ़िया। एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल फॉर्मूला कितना, kp बाय आर स्क्वायर। तो उसने बोला vp का फॉर्मूला आपके पास है kq बाय आर स्क्वायर। पर उसने बोला सावधान, मेरे क्या सावधानी वाली बात है, उसने बोला भाई साहब साइन का ध्यान रखना। मैंने बोला कैसे ध्यान रखूं, उसने बोला अगर नेगेटिव के पास तो नेगेटिव, और पॉजिटिव के पास तो पॉजिटिव। तो नेगेटिव के पास है, यहाँ पे कितना आया तेरे पास, नेगेटिव। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक। अब अपने आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ गलत हो, फिर उसके बाद आप वापस अटेम्प्ट करना चाहें, तो आप यहीं पे स्क्रीन पॉज करके वापस अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, अब मैंने पूछा इस सी पॉइंट के बारे में कि भाई साहब डाइपोल सी पॉइंट तेरा क्या लगता है, वो बोला इक्वेटोरियल। मैंने बोला इक्वेटोरियल तेरा पोटेंशियल कितना आता है, तो उसने बोला अभी हमने ड्राइव किया था, वो कितना रिजल्ट आया था आपके पास, 0। तो यहाँ पे VC कितना आ जाएगा, 0। VD भी कितना आ जाएगा, 0। खत्म बात। अब मैंने पूछा यार ई पॉइंट से तेरा क्या रिश्ता है, वो बोला ये आर्बिट्रेरी शेप है, और अगर आर्बिट्रेरी शेप है तो मैंने बोला आर्बिट्रेरी शेप है, पोटेंशियल का रिजल्ट बता। तो उसने बोला हमने निकाला ही नहीं। तो मैंने बोला क्या किया जाए, तो उसने बोला तो एक काम कर, इस डाइपोल के कंपोनेंट ब्रेक कर ले। मैंने कहा उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये अपने आप सेट हो जाएगी इक्वेटोरियल और डाइपोल एक्सियल के अंदर। कैसे होगा, आपने इस पी के कंपोनेंट तोड़ लिए, यहाँ पे कितना बना p cos 37, इधर कितना बना तेरे पास p sin 37। अब आप देखिए सबसे पहले आप इस वाले की वजह से यहां पे पोटेंशियल लिखिए VE कितना आएगा आपके पास, दिस विल बी kp cos 37 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, kp बाय आर स्क्वायर। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो आप देखिए अगर ऐसे टाइप को रखा हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। आप पॉजिटिव के पास तो पॉजिटिव आएगा। ठीक, इस वाले से पूछा कि भाई साहब p sin 37 तेरी वजह से यहाँ पे कैसा आ रहा है, p sin 37 की वजह से, तो बोलेगा अपनी वजह से 0 आ रहा है। क्यों, कि p sin 37 के लिए कैसी पोजीशन है आपके पास, इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो 0 आता है। अब चलते हैं एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट से क्या रिश्ता है इसका, एफ पॉइंट से भी ये एफ पॉइंट के लिए भी कैसी शेप है, आर्बिट्रेरी शेप। आपने कंपोनेंट ब्रेक किया। अब आप p cos 37 से पूछेंगे भाई p cos 37 तो f को जानता है क्या, तो बोलेगा हाँ मैं जानता हूं, वो मेरे लिए कैसी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है। अच्छा अगर एक्सियल पोजीशन है तो बता पोटेंशियल कितना आएगा, तो पोटेंशियल आएगा kp, ओ डायरेक्शन लिखनी है क्या, पोटेंशियल डायरेक्शन लिखनी है क्या, नहीं लिखनी सर जी गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है तो अपने नहीं लिखते, ये लाइन बिटा दी वापस भर देते, यहाँ पे लिख दिया vf कितना है, kp cos 37 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। पर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, बोल दोस्त कैसा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आप वैसे डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, आप नेगेटिव के पास आते हैं तो नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से कुछ नहीं आएगा। बिकॉज इसके लिए कैसी पोजीशन है आपके पास, इसके लिए ये एक इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना आता है, 0।
तो अभी आपने सवाल से आपने एक चीज तो फील कर रही होगी सर जी, अगर आपके पास में डाइपोल का सवाल आएगा तो खेल ये है कि आपको फॉर्मूले याद हैं कि नहीं याद। फॉर्मूले के साथ साथ डायरेक्शंस याद होनी चाहिए अगर वहाँ पे हैं, और अगर आप पोटेंशियल की बात करें साइन याद होनी चाहिए। इसके अलावा विश्वास मानिए आपको सिंपल सवाल मिलेंगे, आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो आप नहीं फंसेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसको छापिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ये सवाल अच्छा है ना, मान लीजिए अगर लोग इसे डाइपोल कहते तो नहीं समझेंगे तो करने में थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। सवाल में क्या बोला गया, ए शॉर्ट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड नियर ए पॉइंट चार्ज Q एज शोन इन द फिगर। आपको सवाल में इसका डाइपोल मोमेंट गिवन है, दैट इज P इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा P आपके पास, P इज इक्वल टू Q इंटू में L। ऐसा हो सकता था कि आपको Q ही गिवन होता, डाइपोल मोमेंट ना गिवन होता, तब भी आप इस चार्ज और लेंथ डिस्टेंस की हेल्प से आप डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं इजीली। आपसे पूछा गया कि इन दोनों के बीच फोर्सेस कितना लग रहा है आपके पास में, फाइंड आउट द फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा है ये आपको बताना है। सवाल आप पढ़ लीजिए, सवाल ठीक है, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए फिर अपने सोल्व करेंगे। बढ़िया सवाल है। ठीक है बच्चों, किया जाए। तो मैंने बोला यार इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स पूछा गया ना, तो मैंने बोला इसकी वजह से यहाँ पे ये फाई अलग आएगा, यहाँ पे ये फाई अलग आएगा ना। अगर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं सर जी आप एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पे सेंटर पे ये फाई लिख लो, जो सेंटर पे होगा वो यहाँ पे होगा, ऐसा तो नहीं है, कुछ तो डिफरेंस आएगा ना आपके पास में। लोगों से कैसे आएगा डिफरेंस, ये आर बहुत बड़ा है बहुत छोटा है, तो यहाँ पे ये फाई सेम आएगा, यहाँ पे ये फाई सेम आएगा, तो यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस पे इधर, क्योंकि यहाँ पे जो EFI आएगा वो इस तरफ आएगा, यहाँ पे EFI इस तरफ आएगा। और जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है मैं बता रहा हूँ आपको, देखना लोग बोलते हैं सेंटर पे इस Q की वजह से EFI निकाल दो इधर, बहुत बढ़िया। इस पे फोर्स कितना लग गया, इधर QE लग गया, और इस पे QE लगता पर नेगेटिव चार्ज है इस वजह से अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा QE, तो आंसर आ गया 0, आंसर आ गया 0। ये गलत है दोस्त, क्यों, क्योंकि सर जी यहाँ पे और यहाँ पे EFI में कुछ तो डिफरेंसेस होंगे तेरे पास। क्योंकि अगर तू देखेगा, मैं तो बता रहा हूँ, पहली बात तो क्या गलती कर रहे हैं हम, इस वाले पॉइंट पे जो EFI है वो कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, और इस वाले पॉइंट पे जो EFI है वो कुछ कैसा होगा तेरे पास, ऐसा होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते इसका भी EFI E होगा, इसका भी EFI E होगा, ये मैं मान सकता हूँ बिकॉज डिस्टेंस सेम है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा हो QE, और इस पे जो लग रहा है वो इस तरफ लग रहा हो माइनस QE, और दोनों की वजह से जीरो तो नहीं आएगा ना, दो फोर्सेज है, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, नेट जीरो थोड़ी आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, यहाँ पे जो EFI की डायरेक्शन है वो ऐसे, यहाँ पे जो EFI की डायरेक्शन है ऐसे, इस पे QE ऐसे रहेगा, इस पे QE अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। सर जी बहुत दिक्कत हो गया, पहले E निकालो फिर डायरेक्शन देखो, एंगल देखो, कंपोनेंट थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो हमने बोला क्यों ना प्रोसेस को थोड़ा उल्टा किया जाए। अभी हमें सवाल में जानबूझ के ये पूछा गया कि इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स कितना है, बिकॉज उसको पता था कि बच्चे से अगर ये पूछा जाएगा कि डाइपोल की वजह से इस क्यू पे लगने वाला फोर्स कितना है, तो बच्चा फटाफट निकाल देगा। क्यों निकाल देगा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ऐसा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे प्लस क्यू है आपके पास, यहाँ पे माइनस क्यू है, ऐसे डाइपोल है, यहाँ पे एक पॉइंट रखा गया क्यू चार्ज। तो अगर मैं पूछूं इस डाइपोल की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। क्यों, आप बोले सर जी इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा है P, तो यहाँ पे आप इस सेटअप को रिप्लेस करके एक डाइपोल बना देंगे। अब आपको मैं दिखा रहा हूं भाई साहब डाइपोल को पढ़ने के फायदे क्या हुए। अब देखिए इसमें बेसिक से करते कितना गणित लगाना पड़ता है, आप देखा अपने चुटकियों में सवालों कर देंगे। सवाल में क्या था, हमने बोले चार्जेस को हटा के एक डाइपोल बनाओ, तो ये बनाया जा सकता है, इसमें कोई दुख दर्द है आपको, कोई दुख दर्द नहीं है, ये बहुत देर से पढ़ रहे हैं। तो आपने बोला सर जी इसको यहाँ पे डाइपोल रख दिया, ठीक। अब आप ये बताइए इस डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट कैसा पोजीशन है, तो आप बोलेंगे सर जी ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो ठीक है, अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, इस पॉइंट का नाम अगर हम O बोल दो तो EFI एट O कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर जी इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो EFI आता है आपके पास है वो कितना आता है, KP डिवाइड बाय कितना आता है आपके पास R3। अरे सही किया क्या, हाँ, पर मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। तो आप क्या बोलते हैं डायरेक्शन, अभी हम याद करके आए हैं डायरेक्शन किस तरफ होता है आपके पास में, डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, कौन सी पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे। तो आप बोलते हैं यहाँ पे जो EFI है वो इस तरफ है,
तो फोर्स किस पे आ गया, फोर्स क्यू पे मिल गया मुझे। फोर्स क्यू पे कितना मिल गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे ईएफआई की डायरेक्शन में फोर्स लगता है आपके पास, तो कितना है केपी डिवाइड बाय आर क्यूब, केपी डिवाइड बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई क्यू नॉट। क्लियर। पर सवाल में तो ये नहीं पूछा था, सवाल में ये पूछा था भाई साहब इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे सर जी इसकी वजह से यहाँ पे पता लग गया आपको, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पता लग गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहेगा। तो आपको पता लग गया सर डाइपोल की वजह से क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है और नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो अगर मैं पूछूं फोर्स ऑन डाइपोल, फोर्स ऑन डाइपोल किसकी वजह से, क्यू की वजह से, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, तो वैल्यू सेम की सेम और उल्टा। तो सोचिए आप कितने कचरे से बच गए। ये फायदा है भाई साहब डाइपोल को पढ़ने का कि आप सवालों को खटाखट और बहुत तेजी से कर सकते हैं। देखिए इसमें सवाल में स्पेशली मेंशन कर दिया डाइपोल मूवमेंट, पर कई बार ऐसा हो सकता है सिर्फ वो चार्ज दिखाए, तो आपको ये बात क्लिक करवाना है भाई साहब, अगर आप इस चार्ज को जब भी प्लस क्यू माइनस क्यू दिखे तो आप कोशिश कीजिए डाइपोल की फॉर्म में चीजें कन्वर्ट हो जाए और डाइपोल से आप चीजें इजीली सोल्व कर सकते हैं। बिकॉज उसमें गंदा सा गणित था, वो सोल्व कर रिजल्ट याद कर लिए ना, उसका फायदा तो उठाया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया, थोड़ा सा इसमें बढ़िया थिंकिंग थी, आपको जस्ट थोड़ा उल्टा जाके सोचना था और आप इस सवाल को इजीली कर सकते थे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों एक स्पेशल केस है ना, इसके सवाल कम पूछे जाते हैं, पर कभी आ जाए तो चाहे तो आप बेसिक कैलकुलेशन सोल्व कर सकते हैं, मतलब ऑप्शनल है, अगर आपको ये चमक जाए तो ठीक है, नहीं चमके तो आप बेसिक से जाएंगे तब भी सवाल का आंसर आ जाता है। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं बिकॉज कई बार है ना उसको बेसिक से करने जाते हैं कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, उससे बचने के लिए ये पढ़ाने की जरूरत है। अगर उसको नहीं पढ़ाएं स्किप करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसको, पर अभी थोड़ा पढ़ देते हैं बिकॉज आप सवाल में जैसे अभी तो आप बेसिक सोल्व कर रहे हैं, फिर बाद में कहीं पे दिखाई देगा सर इस मेथड से सोल्व करें जल्दी हो रहा है, तो एक तरीके मेथड सा है ये आपके पास। इसने बोला कई बार क्या होता है ना आपके पास डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। नॉन यूनिफॉर्म समझ में आता है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे ईएफआई की वैल्यू अलग, यहाँ पे ईएफआई की वैल्यू अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, मतलब पोजीशन के साथ में अगर ईएफआई की वैल्यू वेरी करती है तो आप उसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर आप कभी भी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास में, ठीक है, ऐसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम कुछ मान लेता हूँ ई एक्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम क्या ई एक्स, मतलब ई एट एक्स है ये कितना बच्चों, ई एट एक्स, ठीक। और इसके बीच की दूरी का आप कुछ मान लीजिए डी एक्स, ये छोटा सा ही होगा डी एक्स, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ई एक्स प्लस डी एक्स। क्लियर, डायरेक्शन सेम है आपके पास, डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आप ये देखिए इस बात को सही समझने की कोशिश करना ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है आपके पास में, अच्छा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन इसी अलोंग द लाइन है, अलोंग द जो डाइपोल है अलोंग द डाइपोल ही है, पर वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। सर अगर कुछ और होगा, डायरेक्शन कुछ अलग अलग होगी, तब आपको मैथमेटिकली वापस बेसिक से जाना पड़ेगा। ये भी हम बेसिकली जा रहे हैं, रिजल्ट याद करने की कोशिश करें, थोड़ा देखना ही पड़ा। तो आप बच्चों यहाँ पे ईएफआई इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज पे ईएफआई की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, इस तरफ फोर्स है कितना, क्यू इंटू में ई एक्स। सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, ये कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स पे डिपेंडेंट है। मेरी बात समझ रही है, एक्सटर्नल, ये डाइपोल की वजह से नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है सर। अगर आप पूछेंगे इस वाले पे, तो इस पे किस तरफ आएगा, सर पॉजिटिव चार्ज है तो ईएफआई की डायरेक्शन में फोर्स आएगा, तो कितना रहेगा आपके पास यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई ई, और ये कितना एक्स प्लस डी एक्स। अगर आप बात करेंगे एफ नेट की, एफ नेट, तो एफ नेट कितना आएगा आपके पास में, तो आप बोलेंगे सर जी दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आपके पास में, कितना है क्यू ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस क्यू ई एक्स, ये सही है, ये आ गया आपके पास। अच्छा अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, क्यू मल्टीप्लाई डी, क्यू मल्टीप्लाई डी, ऐसा ही है ना ये आपके पास में, क्यू मल्टीप्लाई चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इन दोनों पॉइंट्स के अंदर। अगर आप दोनों को dx से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो क्या बन जाएगा, q इंटू में dx क्या बन जाएगा, q इंटू में dx, q इंटू में dx बन जाएगा p। तो आप क्या लिख देंगे, एफ नेट कितना आ जाएगा आपके पास, एफ नेट आ जाएगा p, q इंटू में dx को p बोल दिया बिकॉज q इंटू में डाइपोल मोमेंट होता है, और l कितना है यहाँ पे आपके पास में dx, जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में, तो इसको बोल दिया p de बाई dx, p de बाई dx, ये आपके पास एफ नेट आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको कभी भी नेट फोर्स निकालना हो, आपको लगे भाई डाइपोल को वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास डाइपोल की डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली आप ये रिजल्ट लगा सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक से करेंगे तब भी रिजल्ट आएगा। मैं सवाल दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा चमक जाएगी बात। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर मान लीजिए सर अगर इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते, अगर इसी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते, इफ
this dipole, if this dipole is placed in uniform electric field, तब बता सकते क्या होगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा तो क्या होगा सर, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, बहुत बढ़िया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है आपके पास में, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पे इस तरफ फोर्स आ जाएगा QE और इस पे इस तरफ फोर्स आ जाएगा QE, और एफ नेट कितना हो जाएगा आपके पास 0। मतलब अगर आप एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे हमेशा एफ नेट कितना आएगा 0। अगर आपको वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, आप निकालना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, इट इज P मल्टीप्लाई DE/dx। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। डाइपोल में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। हेडिंग है टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा है, मतलब लोग फॉर्मूले याद करने से काम हो जाता है, पर अभी से पूरा ड्राइव वगैरह करेंगे। पर रिजल्ट पूछ देता है कई बार, डायरेक्ट रिजल्ट पूछता है। डाइपोल मान लीजिए आपसे बात करेंगे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो डाइपोल सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। डाइपोल हुआ आपके पास में, पोटेंशियल हुआ, कंडक्टर की कुछ चीज़ें जो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे प्रोसीड करते हैं। आप भी इजीली कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आप रेगुलर क्लास में होते तो मैं आपको पहले बोलता भाई टॉक निकाल के दिखा, मैं तो क्वेश्चन दे देता, मैं तो बोला टॉक निकाल के दिखा, फिर अपने रिजल्ट ड्राइव करते और तो आराम से बैठ के निकालता, पक्का रिजल्ट आ जाता ना। अभी तो पता नहीं, तो लापरवाही कर जाता, सर ठीक है अब आप कर दो ना, हम तो घर बैठे हैं, कौन सा कॉपी चेक हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डाइपोल को रख दिया ना हमने, यहाँ पे ऐसे प्लस चार्ज और यहाँ पे ऐसे माइनस चार्ज। क्लियर? ये ऐसे डाइपोल है, सही बात, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? ऐसे हरी डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इसका सेंटर हो गया, किसका सेंटर हो गया, डाइपोल का। तो ये डिस्टेंस कुछ L मान ली हमने, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी मान ली, L मान ली। क्लियर? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से गुजार दे, सेंटर थोड़ा अच्छा दिखेगा ना डायग्राम में, मतलब पूरे रीजन के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड, पर हम सेंटर से गुजार रहे हैं तो आपको थोड़ा चित्र थोड़ा खूबसूरत दिखेगा। तो इस चित्र की खूबसूरती बढ़ाते हैं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ऐसे। क्लियर बच्चों? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, और ई क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म। सबसे टॉर्क पढ़ने से पहले क्यों ना पहले फोर्स पढ़े। हम सबसे पहले ये पूछे, सर जी अगर आप एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स रहेगा, आप बता सकते हैं मुझे? ये कुछ एंगल थीटा मान लेते हैं ना, कुछ थीटा की टर्म में हम रिजल्ट निकालेंगे। तो आप क्या बोल रहे हैं, सर जी देखिए इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में QE। क्लियर? और इस नेगेटिव चार्ज पे किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, कितना QE। अगर आप दोनों फोर्सेस से पूछेंगे तो बोलेंगे हम इक्वल एंड अपोजिट हैं, हम इक्वल एंड अपोजिट हैं। और अगर ऐसे फोर्सेस जो इक्वल एंड अपोजिट है तो उनकी वजह से एफ नेट आएगा, एफ नेट वो कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। तो आपको एक बात तो क्लियर होगी क्या, अगर हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कैसे ही रखिए, थीटा के बजाय कुछ भी हो, हमेशा जो उस पे लगने वाला नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0। तो हम लिख देते हैं इफ ए डाइपोल is placed in uniform electric field, then F net on dipole will be 0। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब क्या किया जाए, हम तो यहाँ पे फोर्स निकालने नहीं आए, हमारा टारगेट तो कुछ और था। क्या टारगेट है, टॉर्क हमारा टारगेट है। तो यार अगर हमारा टॉर्क टारगेट है तो टॉर्क निकाला जाए, तो टॉर्क कैसे निकालेंगे हम, तो हमने बोला कि यार इस वाले पॉइंट के अबाउट सबसे इस वाले फोर्स का टॉर्क लिखते हैं, टाउ नेट। तो आप ये देखिए, ये वाला फोर्स कैसे घुमाना चाहता है, इसको ऐसे घुमाना चाहता है। ये वाला फोर्स अगर आप मान लीजिए ये आपके पास में डाइपोल है, इस डाइपोल पे अगर आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। और अगर आप ऐसे लगाएंगे तो कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। तो ये ऐसे घुमाना चाहता है, कैसे घुमाना चाहता है आपके पास, जैसे क्लॉकवाइज। तो इसका टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क आया QE। इस फोर्स का टॉर्क निकाल सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट, QE। और ये ऐसे एक्सिस बन के, मतलब ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो कितनी डिस्टेंस है आपके पास, L sin थीटा। इसकी वजह से भी ऐसे टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज, तो दोनों जुड़ जाएंगे। इसकी वजह से भी सिमिलर इतना टॉर्क आएगा, QE L sin थीटा। तो नेट टॉर्क कितना आ गया, नेट टॉर्क आ गया मेरे पास 2QE L sin थीटा। अब मुझे पता है यार Q इंटू में 12 जो है, Q इंटू में 12 उसको क्या बोल सकते हैं, P।
तो देखिए ये रहा Q, ये रहा 2L, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, PE sin थीटा, PE sin थीटा। और अगर आप PE sin थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, टाउ तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हैं आप इसे, आप लिख सकते हैं P क्रॉस E, तभी तो P sin थीटा बन जाएगा ना। अगर आप P क्रॉस E करें तो P sin थीटा बन जाएगा, और यहां से डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है कितना आता है, अगर आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जो टॉर्क का फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, P क्रॉस E रट्टा। और जो सेंस देखना है घूमने का, वो आप यहां से भी देख सकते हैं भी, अगर आपको समझ में आता है क्रॉस प्रोडक्ट से टॉर्क कैसे देखते हैं, P क्रॉस E, A क्रॉस B देखना आता है आपको, तो वहां से देख सकते हैं। तो P क्रॉस E कुछ ऐसा आ रहा है, T ऐसे है, E कुछ ऐसे है, P क्रॉस E अंदर की तरफ आ रहा है टॉर्क, अंदर की तरफ टॉर्क है, मतलब कैसे घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज। मैं इसको मतलब मैं बोलता हूं आप ऐसे मत करो, आप ऐसे करो, आप फोर्सेस की डायरेक्शन देख लो, आपको अपने आप फील आएगा सर जी, अगर एक फोर्स ऐसे रहेगा, एक ऐसे, तो बॉडी कैसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, तो आप कैसे घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज इस वाले केस में। तो आप मैग्नीट्यूड यहां से निकाल लीजिए, और उसके बाद में आप आगे डायरेक्शन के लिए आप फोर्सेस को थोड़ा देख लीजिए, तो आपको इजीली चमक जाएगा। फिर इसका रट्टा मारना है P क्रॉस E, डायरेक्शन फील कर लेना, डायरेक्शन क्या क्या करना है, डायरेक्शन फील करना है, डायरेक्शन को फील करना है। गणित से मत पूछना ना, गणित कम से कम पूछिए, मतलब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जितना फिजिक्स के मजे ले सकते हैं उतने मजे लीजिए। तो आपका टॉर्क समझ में आएगा, टॉर्क का एक्सप्रेशन कितना आता है आपके पास, P क्रॉस E। ठीक है बच्चों, इसको हम यूज करते हुए कई सवाल करेंगे, आप इसको छापिए, फिर अपने आगे चलते हैं। तो एक सवाल है, उससे आपको टॉर्क का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले डायग्राम पहले बना दे, इसलिए सवाल ऊपर लिखना पड़ा, वो छोटे से पोर्शन का बीड़ा सा ना, मतलब पहले डायग्राम पहले बना दिया था मैंने, इस वजह से ऐसा हुआ। सवाल में क्या है, ऑल डाइपोल्स, पहले सवाल पढ़ लो, ऑल डाइपोल्स आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड टॉर्क एंड सेंस ऑफ रोटेशन। सवाल में क्या है कि इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, कितना है आपके पास में, E0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपके पास में, इधर E0, पूरे रीजन के अंदर, मतलब सब डाइपोल के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में E0। आपको बताना है कि हर एक डाइपोल के ऊपर टाउ नेट कितना है, ये आपको पहले बताना है। क्लियर? सब केसेस आपको दिखा दिए। यहाँ पे ये वाला एंगल है, ये भी कितना है आपके पास, 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब इस सोल्व कीजिए, फिर अपने इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेंस ऑफ रोटेशन भी आपको बताना है, कैसे घूम रहा है। ठीक है बच्चों, करें इसको। आइए अब बिल्कुल थोड़ा गणित और फील दोनों एक साथ मिक्स करते हैं, पहले गणित कर लेते हैं, फिर फील करेंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे। देखिए वैसे सर इस वाले केस के लिए बात किया, तो मैंने बोला यार ऐसे डाइपोल है तो फॉर्मूला लगा, ऐसे फॉर्मूले से पूछा, उससे बोला फॉर्मूला आता है P क्रॉस E, बहुत बढ़िया। मैंने बोला P और E के बीच में एंगल कितना है, P इधर है और E भी इधर है, तो थीटा है, वो थीटा कितना है आपके पास, 0 डिग्री। आप इसे पुट करेंगे, टाउ आता है आपके पास में PE साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 0, तो पूरा एक्सप्रेशन 0, मतलब इस पर अगर टॉर्क कितना है आपके पास, 0। यही आपका आ रहा था क्या? हाँ। अब हम थोड़ा फील करके देखते हैं, यार ऐसा अगर डाइपोल है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ रहे हैं बच्चों इतनी बात? ठीक। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा होगा कितना, QE0, और इस पे इस तरफ लग रहा होगा कितना, QE0। आप सोच के देखिए, ये डाइपोल है ना, अगर मैं इस डाइपोल को एक फोर्स इधर लगे, एक फोर्स इधर लगे, तो क्या घुमा सकता है, क्या घुमा सकता है कि दोस्त? घुमा सकता नहीं है। तो फील्ड से भी हमें दिखा सर टाउ नेट 0 आना चाहिए, तो गणित भी यही बात बोल रहा है। तो हमने बोला ये तो गणित हो गया, अगर आप फील करेंगे फील, तब भी आपको समझ में आएगा कि लगने वाले फोर्स डाइपोल को रोटेट नहीं करवा सकते। आप अपनी भाषा में लिखिए, मान लीजिए आप हिंदी नहीं लिखना जानते, कुछ लोग हो सके जो हिंदी नहीं लिखना जानते होंगे, तो वो अपनी कोई भी लैंग्वेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझिए आप कि आपको दिखना चाहिए भाई साहब कि इस पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो इस डाइपोल को रोटेट करवा सकते नहीं है। समझ गई इतनी बात? ठीक है। अगर मुझे इसमें एफ नेट कितना है, एफ नेट तो 0 है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एफ नेट 0 आता है। देख लीजिए ना, इस पे इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो एफ नेट 0। क्लियर? देखो बच्चों, एफ नेट 0 होता है तो टॉर्क आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर एफ नेट 0 टॉर्क आ सकता है, हर एक डाइपोल पे एफ नेट हमेशा 0 होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, पर टॉर्क आएगा।
इस वाले केस में चलते आओ, सेकंड वाले केस को देखते हैं। सेकंड वाले केस में देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे सर, टॉर्क का फॉर्मूला लगाया P क्रॉस E, थीटा बताओ यहाँ पे कितना, तो थीटा आप कैसे देखेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में ये, और जो डाइपोल मूवमेंट है वो इस तरफ, दोनों में एंगल कितना 180 डिग्री, तो आप क्या बोलेंगे थीटा की वैल्यू कितनी 180 डिग्री, और इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा PE साइन 180 डिग्री, और 180 डिग्री पे भी साइन थीटा खुश होता है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाए 0, तो हमारे लिए टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास अगेन 0। अगर ये वाली वैल्यू 0 आ गई सर, अब थोड़ा फील करने का समय है, तो आप थोड़ा फील करके देखते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे कैसा पॉजिटिव चार्ज, अगर ऐसा यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे कैसा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इधर लग रहा होगा QE नॉट, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ आप या इस तरफ, तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इधर QE नॉट और इस पे इधर QE नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है? अब सोच के देखिए, इसको डाइपोल मान लीजिए, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं ऐसे, तो क्या इस बॉडी घुमा सकता हूं, क्या नहीं घुमा सकता, तो फील्ड से भी 0 आ रहा है, गणित से भी 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसमें चल के आ जा, इससे हमने पूछा भाई साहब तेरे अंदर टॉर्क चाहिए, तो उससे बड़ा निकाल ले, तो आप निकालते हैं, तो मैंने कहा टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है पास P क्रॉस E, क्लियर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, P वेक्टर ये रहा, E वेक्टर ये रहा, दोनों में एंगल कितना 60 डिग्री, तो मैं लिख दिया थीटा 60 डिग्री, क्लियर। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए PE साइन 60, बहुत बढ़िया, और इसका वैल्यू कितनी है, साइन 60 वैल्यू कितनी है √3/2, काम बन गया, ये टॉर्क आ गया। PE की वैल्यू E लिख दो या फिर E नॉट √3/2। सर सेंस जरूरी है, सेंस बताओ, तो सेंस के लिए आप फील कर ले, देख डाइपोल ऐसे रखा हुआ, यहाँ पे कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कैसा नेगेटिव, ऐसा ही है, इस पे फोर्स कैसा लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में QE नॉट, इस पे कैसा लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में QE नॉट। अब तो बताइए कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना ये, तो कैसा सेंस आ रहा है तेरे पास, दिस इज क्लॉकवाइज सेंस, सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आएगा क्लॉकवाइज। और अगर टॉर्क पूछेगा टॉर्क, तो वो इनटू द प्लेन, सेंस ऑफ रोटेशन अलग चीज है, टॉर्क अलग चीज है, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, टॉर्क अंदर की तरफ आएगा, तो चेक कर ले P क्रॉस E, टॉर्क आपको सेंस ऑफ रोटेशन ही, टॉर्क एक अलग डायरेक्शन है, सेंस ऑफ रोटेशन फिंगर से मिलता है, भाई टॉर्क अंदर की तरफ है तो ऐसे घूमेगी बॉडी, टॉर्क बाहर की तरफ है तो ऐसे घूमेगी बॉडी। टॉर्क सेंस ऑफ रोटेशन और टॉर्क दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये बात ध्यान रखो, टॉर्क से सेंस ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं वो बात अलग है, पर टॉर्क और सेंस ऑफ रोटेशन दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात, आ जा इस पे चलते हैं। अगेन हमने ये वाला केस है आपके पास, हमने बोला यहाँ पे कितना आएगा आपके पास टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना है मेरे पास, दैट इज P क्रॉस E, बहुत बढ़िया। इसको क्या लिखा PE साइन थीटा, निकाल यार थीटा, तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E नॉट, तो दोनों वेक्टर बीच में एंगल कितना है 60 या 120, कितना है 120, कितना है आपके पास, दिस इज साइन 120 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना है 120 डिग्री, दो वेक्टर में टेल टू टेल एंगल मेजर होता है ना, ये टेल इसके बीच में एंगल ये 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ कितना है आपके पास PE साइन 120, क्या लिख सकते हैं साइन 90 + 30, क्लियर। तो क्या बन गया आपके पास में, दिस विल बिकम cos 30 ना, तो कितना है आपके पास में PE √3/2। चमक रही है ये बात, कोई दिक्कत इसके अंदर, अभी सही है ये बात, ठीक है। अब आपके पास सेंस देखिए, सेंस कैसा आ रहा है आपके पास, सेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कैसा चार्ज नेगेटिव चार्ज, कैसे रोटेट कर रहा है आपके पास, इधर QE नॉट इधर QE नॉट, समझ में आ रही है बात, तो कैसा रोटेट कर रही है इसको, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कैसा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे कैसा पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग गया कितना QE नॉट, क्लियर, और इस पे जो लग गया वो इस तरफ लग गया QE नॉट। अब तो बता यार एक बॉडी कैसे घूमेगी, अगर ऐसे फोर्स रहते बॉडी कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी ना, तो कैसा सेंस आएगा तेरे पास, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत है इसके अंदर, ढंग से देख लीजिए, कोई इशू है तो आप पूछ लीजिए, इसमें कोई डाउट्स में आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है भाई। यहाँ पे एंगल समझ में आ गया, एंगल 120 डिग्री था, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप साइन 90 + 30 लिख सकते हैं, साइन 90 + 30 क्या लिख सकते हैं cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2, आपने पुट कर दी, बात बनी। अच्छा अब यहाँ पे देख, यहाँ पे अगर तो पूछे टॉर्क का एक्सप्रेशन, तो क्या लिखेगा अगेन P क्रॉस E, यहाँ पे थीटा कितना आपके पास, ये इधर E है आपके पास में, ये P है, एंगल कितना 90 डिग्री, तो मैंने कहा थीटा कितना है आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। अब आप इसे थोड़ा सोल्व करके देखते हैं, तो यहाँ पे बना ये PE साइन 90 डिग्री, और ये साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे टॉर्क कितना आ गया P × में,
डायरेक्शन चेक कर लीजिए, डायरेक्शन किस तरफ आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसे रखना डाइपोल को, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे कैसा पॉजिटिव चार्ज, ऐसा ही मतलब हुआ इसका डाइपोल का। फोर्स लगा दीजिए इस पे इस तरफ, इस पे इस तरफ, तो कितना आ गया आपके पास, टॉर्क की जो वैल्यू आ गई वो कैसा सेंस आ गया आपके पास में। अब देखिए यार ऐसा फोर्स कैसे घुमा सकता है, क्लॉकवाइज घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस पे ऐसे लग रहा है इस पे ऐसे लग रहा है, सेंस कैसा आएगा, सेंस विल बी, दिस सेंस विल बी क्लॉकवाइज। क्लियर है बच्चों। तो सिंपल आपको इन चीजों की फील आनी चाहिए, आप इसको छाप लीजिए, फिर इसके थोड़ी सी और चर्चा है इन दो स्पेशल केसेस को लेके, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है, आप छाप लीजिए इसको। तो बच्चों अभी जो पीछे वाले सवाल में देखा, हमारे पास दो पोजीशंस, कई पोजीशंस हमने यहाँ पे दिखाई थी ना, पर उसमें दो पोजीशन आपके पास में अच्छी थी, उन पोजीशन में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या है वो पोजीशन देखिए। मान लीजिए आपके पास में डाइपोल को यहाँ पे ऐसे रखा गया, ये एक डाइपोल है, इसका कुछ आपके पास में डाइपोल मोमेंट है P, क्लियर, एक डाइपोल कैसे रखा गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में इस तरफ है ऐसे E, बहुत बढ़िया। एक केस ये वाला लेते हैं, इन दोनों केस पे हम चर्चा कर चुके हैं, पर हमने यहाँ पे टॉर्क की बात की थी, अभी कुछ और बात करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे डाइपोल बनाया, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे था कुछ आपके पास P, क्लियर, और यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड E, डन है ये बात, ठीक। अब आप ये बताइए यहाँ पे टॉर्क, यहाँ पे इस पे एफ नेट कितना, एफ नेट इस वाले जो डाइपोल पे एफ नेट कितना, तो आप क्या बोलेंगे सर जी, ये अगर ऐसे डाइपोल रखा हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है आपके पास और यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो अगर आप ऐसे इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे इधर क्यों हुई, इससे पीछे की तरफ क्यों हुई, तो एफ नेट कितना, 0। और ये हम सीधा ही बोल सकते हैं, बिकॉज ये हम जान चुके हैं कि जब भी आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला एफ नेट कितना होता है आपके पास, 0 होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला नेगेटिव, यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव, क्लियर। अगर आप इस पे देख रहे हो तो इधर क्यों हुई, इस पे इधर क्यों हुई, अगर आप यहाँ पे एफ नेट की बात करें तो एफ नेट भी कितना आपके पास, 0, क्लियर। अब हमसे पूछा गया यार ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, आपसे पूछा गया कि ये वाला जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो हमें समझ में आ जाए इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है। इक्विलिब्रियम के लिए जो बॉडी का ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, अगर इक्विलिब्रियम है। जैसे मान लीजिए अगर आप, जैसे मैं आपको बोलूं यहाँ पे ऐसे एक रोड है, इस पे आपने इधर ऐसे F फोर्स लगाया, इधर ऐसे F फोर्स लगाया, क्लियर है ये वाली बात। तो अगर आप इस पे एफ नेट देखेंगे तो एफ नेट कितना है आपके पास, 0, मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है आपके पास, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर इस पे टाउ नेट भी 0 होता तब ये कैसा होता, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। पर आपको दिखाई दे रहा है इस वाले केस के अंदर रोटेशनल इक्विलिब्रियम आपके पास नहीं है, बिकॉज ये बॉडी रोटेट कर रही है। मतलब अगर किसी बॉडी पे एफ नेट 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई बॉडी बच्चों कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है तो उसमें दोनों इक्विलिब्रियम होने चाहिए, कौन कौन से, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझ में आ गई, जिसको आप अपनी भाषा में कोने में कहीं पे लिख लीजिए कॉपी के कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है आपके पास में। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन सा इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, बहुत बढ़िया, और क्या होना चाहिए आपके पास में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपके पास, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डन है ये बात, ठीक है। अब आप ये इस वाले केस में देखिए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो एफ नेट की वैल्यू 0, अगर एफ नेट की वैल्यू 0 मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है ये आपके पास, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्लियर। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे सर जी यहां पे एक फोर्स लग रहा है क्यू, यहाँ पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है क्यू। अरे समझ में आ रही है ये वाली बात। अब आप बताइए इस पे टॉर्क कितना है, टॉर्क 0 है कि नहीं है, सर टॉर्क भी 0 है। टॉर्क आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, टाउ का फॉर्मूला है P क्रॉस E, P और E के बीच में एंगल कितना है आपके पास, 0। तो आप बोलेंगे जिस पे टाउ नेट भी 0 है, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है आपके पास, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। इतनी बात समझ में आ रही है। इस डाइपोल को आप कैसे भी रख लीजिए, इस डाइपोल को आप कैसे भी रख लीजिए, कोई भी एंगल पे रख लीजिए, जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है वो हर एक केस में मिलेगा, पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है वो आपको इन्हीं दो पोजीशंस में मिल रहा था। इससे पहले वाले केस में जो आपने कई डायग्राम देखे थे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हर एक पॉइंट पे था, बिकॉज आप डाइपोल को कैसे भी रखिए, कितना भी एंगल बना के रखिए, उस पे एफ नेट हमेशा कितना होगा, 0 होगा। पर अगर आप बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम, उसके लिए थीटा की वैल्यू 2 ही पॉसिबल थी, कौन सी थीटा, यहाँ पे टाउ था ना, P क्रॉस E, टाउ का फॉर्मूला कितना था बच्चों, दैट इज P क्रॉस E, P क्रॉस E, ये क्या बन गया आपके पास, PE sin थीटा। समझ में आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू 2 ही पॉसिबल है, 0 डिग्री या 180, इन दो पे ही आपके पास में रोटेशनल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। ठीक है सर जी, एफ नेट 0, टाउ नेट 0। अच्छा अब और बताइए, अब हम ये देख रहे हैं अगर इस पे इक्विलिब्रियम है, हाँ मैंने बोला ये इक्विलिब्रियम है, अगर इक्विलिब्रियम है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ पे हमारा सवाल क्या है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं ना, कौन कौन से होता है सर जी, स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, न्यूट्रल होता है। कौन सा इक्विलिब्रियम है ये, आइए हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे देखना।
आपको ये दिखाई दे रहा है कि सर जी ये वाला जो डाइपोल है इसको ऐसे रखा गया, अगर आप ये थोड़ा टिल्ट कर देंगे, इस डाइपोल का थोड़ा टिल्ट कर दीजिए, टिल्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है QE, इस पे इधर फोर्स लग रहा है QE। क्लियर? अगर ये ऐसा है आपके पास में तो यहाँ पे क्या करेगा, रोटेट करेगा और रोटेट करके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। आप खुद फील करके देखिए, अगर आप ऐसे डाइपोल को रखा है, आप डाइपोल थोड़ा टिल्ट कर दो, ऐसे यहां से डाइपोल थोड़ा टिल्ट कर दो, तो इस पे QE इधर रहेगा, इस पे QE इधर रहेगा, तो कैसा होगा, वापस इस पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर ऐसा होने की कोशिश कर रहा है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं तो वापस इक्विलिब्रियम पे आने की अगर वो कोशिश करे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। बच्चों दिखाई दे रहा है यहां पे इक्विलिब्रियम है, मतलब जब आपने P को और E को ऐसे रखा हुआ है तो ये क्या है आपके पास में, एक इक्विलिब्रियम। और कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है आपके पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझ में आ गई? आओ बच्चों हम इस पे चेक करते हैं। अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे इनिशियली माइनस है, यहाँ पे ऐसे प्लस है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ E। अब अगर आप मान लीजिए आप इसको थोड़ा टिल्ट कर दें, इसको आप थोड़ा टिल्ट कर दें, यहाँ पे ऐसे टिल्ट कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे ऐसे थोड़ा टिल्ट कर दिया। अब क्या होगा, इस पे इधर फोर्स चल जाएगा QE, इस पे इधर फोर्स लग जाएगा QE। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस पे इधर लग गया QE, इस पे इधर लग गया QE। अगर ये ऐसा हो गया, इस पे QE इधर और इस पे QE इधर, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम बना आपके पास, ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल? अब क्या चाहता है ये पलट के ऐसे आ जाएगा, पूरा पलट जाएगा ऐसे, समझ में आ रहा है? इस सेंटर वाले पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, ये पूरा ऐसे पलट जाएगा। और अगर ये ऐसे पूरा पलट जाएगा तो कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ कि अनस्टेबल हुआ? ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा। पहले अगर देखिए, अगर डाइपोल ऐसे, इसको आपने ऐसे किया वापस ऐसे है तब स्टेबल है, पर आपने ऐसे किया पूरा पलट गया ऐसे, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा आपके पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये वाली जो पोजीशन है आपके पास में, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डाइपोल आपके पास में ऐसे है, तो कैसा इक्विलिब्रियम है आपके पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इससे पहले जो हमने कई केस किए थे उसमें दो ही पोजीशंस पे इक्विलिब्रियम था, एक ये वाली पोजीशन थी आपके पास बच्चों और एक ये वाली पोजीशन थी। इसमें कैसा इक्विलिब्रियम आपके पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और इसमें कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आप मुझे बता सकते हैं कि एनर्जी कौन सी इक्विलिब्रियम में ज्यादा होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी ज्यादा होती है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी ज्यादा होती है? आप बता सकते हैं ये बात? ऑब्वियसली अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो वो ज्यादा स्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो कम स्टेबल है। जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी आपके पास में, घटेगी। ऐसा ही बोलते हैं ना। जैसे मान लीजिए, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एनर्जी किसके अंदर, एनर्जी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, एनर्जी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इज लेस देन एनर्जी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर एनर्जी की बात कहां से आ गई, अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे एनर्जी के ऊपर। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो एनर्जी होगी वो कम होगी अनस्टेबल से। ऐसे तो ग्राफ बनता है एनर्जी का, हम यहाँ पे थोड़ा बना लेते हैं। ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसे करके ऐसे ग्राफ बना मान लो, तो यहाँ पे बोल अगर रहेगी तो कैसे इक्विलिब्रियम की कोरस्पॉन्डिंग है, स्टेबल। या फिर आप एनर्जी कर्व देखिए, ये मान लीजिए U वर्सेस R का ग्राफ है, U वर्सेस R का, तो ये किसको डिपिक्ट कर रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम को, और ये किसको डिपिक्ट कर रहा है बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जहां पे भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, मान लो इस वाले केस में स्टेबल अनस्टेबल दोनों हो रहे हैं, तो जहां पे स्टेबल होगा वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वहां पे एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और अनस्टेबल में एनर्जी क्या होगी आपके पास, ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, इस पे थोड़ी चर्चा हो रही है। पहली बात तो आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल नहीं सकते। आप क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ आप ये निकाल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो हमने बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा आपके पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आता है आपके पास, इट इज नेगेटिव ऑफ ऑर्डर बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ट्रांसलेशन जो आपके पास में मोशन है वो तो है ही नहीं, सिर्फ कैसा है, रोटेशन मोशन है। बिकॉज अगर आप एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एफ नेट जीरो, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा नहीं। अब अगर आप देखेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स कैसा वर्क, कैसा फोर्स आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये कितना है आपके पास, माइनस टाउ मल्टीप्लाई डी थीटा। क्लियर? ये आपके पास डेल्टा यू आ गया, किसके बराबर आ गया, टाउ इंटू, क्योंकि देखिए जब ट्रांसलेशन मोशन हुआ तो एफ इंटू में डीएस, पर रोटेशन मोशन तो वर्क को क्या लिखेंगे आप, टाउ इंटू में डी थीटा। तो आपको समझ में आ गया सर, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं बता सकते। अगर आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बतानी होगी तो कहीं ना कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी माननी पड़ेगी, जीरो। आइए अब उस वाले केस को देखते हैं। अब आपने ये देखा डेल्टा यू, डेल्टा यू, अब यहाँ पे टाउ को लिखेंगे तो टाउ कितना आएगा आपके पास, टाउ आएगा पी ई साइन थीटा, इतने आएगा टाउ। तो आइए इसको निकालते हैं। टॉर्क की वैल्यू हमने लिखी थी पी साइन थीटा, ठीक है। तो डेल्टा यू आपके पास से बनेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू आ गई पी साइन थीटा,
ये टाउ डॉट डी थीटा आएगा ना आपके पास में, टाउ वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस होता है, यहाँ पे टाउ डॉट थीटा आएगा। अब आप ये देखिए थीटा तो ऐसे है ना, थीटा आपने ऐसे मेजर किया है, ठीक है। अगर आप टॉर्क देखें तो थीटा का सेंस कैसे होगा, मान लीजिए एंगुलर अगर कुछ बॉडी ऐसे घूमती है तो आप इसका ओमेगा कैसे लेते हैं, बाहर की तरफ लेते हैं, वो जो थीटा का सेंस है वो बाहर की तरफ है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक। टॉर्क का सेंस किस तरफ है, टॉर्क क्या है, पी क्रॉस ई, पी इस तरफ इस तरफ, तो टॉर्क किस तरफ है आपके पास, अंदर की तरफ, टाउ किस तरफ है आपके पास, अंदर की तरफ। ये तो थीटा का सेंस है, ये इसका सेंस है, दोनों के बीच में एंगल कितना है आपके पास 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी थीटा बनेगा, यहाँ पे कोस 180 डिग्री। ये कोस 180 डिग्री क्यों आया, यहाँ पे जो 180 डिग्री इज एंगल बिटवीन, 180 डिग्री इज एंगल बिटवीन डी थीटा एंड टाउ। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा यू देखेंगे, डेल्टा यू कितना है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी, -1। यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना बचेगा, पी साइन थीटा डी थीटा। क्लियर, लिमिट्स देखते हैं इसकी, यहाँ पे कितना थीटा 90 डिग्री था आपके पास, फिर कुछ जनरल थीटा हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें पोटेंशियल एनर्जी, तो थीटा इज इक्वल टू 90 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी है, 0, और यहाँ पे कितना माना है, यू माना है, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करते हैं कितना बनेगा, पीई और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपके पास में, ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, क्या होता है माइनस ऑफ कोस थीटा ना, कोस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक आपके पास, 90 डिग्री से लेके थीटा, और इसको अगर आप सोल्व करें तो कितना आएगा, माइनस पी ई कोस थीटा। फाइन, यहां पे देखें तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पीई कोस थीटा, और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है u इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई। यही बनेगा ना खुल के आपके पास। तो डेरिवेशन चाहे आप मत याद कीजिए, पर ये रिजल्ट का आपको रट्टा मारना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। क्या फॉर्मूला आता है, दैट इज माइनस ऑफ पी डॉट ई। हमने अब तक क्या क्या देख लिया डाइपोल के अंदर, सबसे पहले हमने ये देखा भाई डाइपोल क्या होता है, क्या होता है डाइपोल पता है आपको, ठीक। फिर डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है उसकी, क्लियर। फिर हम देखा एक्सियल पोजीशन क्या होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, एक्सियल पोजीशन पे ईएफआई, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ईएफआई, एक्सियल पे पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल। फाइन, फिर इसके टॉर्क का फॉर्मूला कितना, पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना, ठीक है बच्चों। आप इसको छापिए, फिर आपने जो भी अभी डाइपोल के बारे में पढ़ा उसको चार्टिंग कर लेते हैं ताकि हम भूले ना, फिर हम इस पर थोड़े सवाल करेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने जो डाइपोल में पढ़ा है उसको फर्स्ट रिकैप कर लेते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो मैंने पढ़ा था, सबसे पहले जो हमने देखा था वो ये देखा था कि भाई डाइपोल क्या होता है। आपको खुद समझते हैं डाइपोल क्या होता है, आप बोल दीजिए कि आपको समझ में आना चाहिए डाइपोल क्या होता है। खुद आप मेरे साथ डिक्टेट कीजिए क्या होता है डाइपोल, आप बताइए। जब दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव जिनको अगर बहुत क्लोज रखें तो उसको पेयर को क्या बोलते हैं, आप डाइपोल बोलते हैं, ठीक। डाइपोल एक क्वांटिटी, मतलब डाइपोल एक चीज है, वो पेयर ऑफ चार्जेस को आप डाइपोल बोलते हैं। फिर आप पूछो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों अलग अलग बातें हैं क्या, हाँ अलग अलग बातें हैं। डाइपोल पेयर को बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक क्वांटिटी है जो एक डाइपोल के लिए डिफाइंड है। वो क्या होता है आपके पास, पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू में डी। क्लियर, डायरेक्शन कहां से कहां तक, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर, ठीक। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे पोजीशन कौन कौन सी होती है आपके पास में, डाइपोल के लिए कितनी पोजीशन डिफाइंड थी, दो पोजीशन डिफाइंड थी, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अगर मैं पूछूं एट एक्सियल अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है एक्सियल पे, कितना आता है आपके पास, 2 kp/r³। याद कीजिए हमने बोला एक्सियल ऐसे होता है, दो हाथ हैं तो आप 2 kp/r³। किस तरफ होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं पोटेंशियल एट एक्सियल कितना होता है, पोटेंशियल एट एक्सियल कितना आया था एक्सियल पे पोटेंशियल, दैट इज kp/r²। इसमें खतरे वाली बात क्या थी, इसमें खतरे वाली बात ये थी साइन डिसाइड करने में खतरा है। कैसे खतरा है आपको पता होना चाहिए सर, अगर आप पॉजिटिव चार्ज के पास है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, अगर आप नेगेटिव चार्ज के पास है तो पोटेंशियल कैसा आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा, क्लियर। फिर अगर मैं बात करूं एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो अगर आप बात करेंगे ईएफआई तो कितना आता है ईएफआई आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे, दैट इज kp/r³। किस तरफ आता है, कि एट इक्वेटोरियल पोजीशन ईएफआई कितना आता है, kp/r³। किस तरफ आता है, डाइपोल की डायरेक्शन में, डाइपोल की अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या बोलेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन टू डाइपोल, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, क्लियर, ठीक है। अगर आप बात करेंगे पोटेंशियल की, पोटेंशियल कितना आता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, आपके पास 0 आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टॉर्क की, टॉर्क कितना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आपके पास, P क्रॉस C। सर डायरेक्शन कैसे डिसाइड करनी है, डायरेक्शन बाय फील्ड,
डायरेक्शन बाय फील, या फिर डायरेक्शन को देखना है, डायरेक्शन मैथमेटिकली नहीं निकालना, देखना है फोर्सेस ऐसे लग रहा है, ऐसे रहता, बॉडी ऐसे घूमेगी, कर पाएंगे आप, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आता है, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डॉट E। समझ में आ रही है ये बात। हमने क्या माना भी, एज्यूम दैट थीटा इज इक्वल टू 90, पोटेंशियल एनर्जी इज 0, वही एक्सप्रेशन बता भी रहा है। अगर थीटा 90 होगा तो क्या बनेगा, माइनस PE cos 90 डिग्री, और वो टर्म कितनी बन जाएगी आपके पास, 0। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आपको। बस यही फॉर्मूले से जो आपको डाइपोल में यूज करने हैं। इसी तरीके से बाकी चैप्टर के भी पूरे चैप्टर के नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स मैंने एक बार इसके बना के दिखा दिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। आइए अब इस पोटेंशियल एनर्जी के थोड़े कुछ प्रॉब्लम थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए अभी हम किसको, ये आपके पास में 3 डायग्राम मैंने बना रखे हैं। पोटेंशियल, एक आपको डाइपोल दिखाया हुआ है और एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हुआ है, दोनों वेक्टर दिखाए गए हैं। आपको बोला गया फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इन ईच केस, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इन ईच केस। किया जाए बच्चों। आइए देखिए, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपके पास, माइनस P डॉट E। आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा आपका। यहाँ पे अगर आप देखेंगे थीटा कितना, ये क्या बनेगा, P cos थीटा बनेगा। बहुत बढ़िया, थीटा कितना इस वाले केस में, P और E सेम में, 0 आएगा, तो पोटेंशियल कितना है, माइनस PE। क्लियर, यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है, माइनस PE, और यहाँ पे जो इसको लिखेंगे P cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 90 डिग्री, तो पोटेंशियल कितनी आ जाएगी आपके पास, 0। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले केस के अंदर, तो पोटेंशियल आप लिखेंगे U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, तो ये कितना है आपके पास, PE cos 180 डिग्री। सही है ये बात, माइनस PE cos 180 डिग्री। अच्छा, cos 180 डिग्री को आप क्या लिख देंगे, ये +1, ये -1 बनेगा ना, ये आइटम कितना बनेगा, -1, तो पोटेंशियल कितनी आ जाएगी आपके पास, +E। इज इट क्लियर। तो आप देखिए इस वाले केस में जो पोटेंशियल थी वो मिनिमम थी, इसमें जो पोटेंशियल मैक्सिमम है, बिकॉज एक्सप्रेशन है P cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है पोटेंशियल एनर्जी की, वो P पॉसिबल है, और मिनिमम पॉसिबल है माइनस P पॉसिबल है। मतलब इस वाले केस में जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हमें मैक्सिमम है। ये किसका केस है आपके पास, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये किसका केस है तेरे पास, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी केस है तेरे पास, और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी केस है। अच्छा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आती है दोस्त, जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। हमने देखा था ये किसका केस था तेरे पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देख, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये था, इतना हम पढ़ चुके थे, और उसमें एनर्जी मैक्सिमम आनी चाहिए थी, देख आ रही है यहाँ पे। ये किसका केस था तेरे पास, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल। ये किसका केस है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम। देख यहाँ पे आ रही है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। डन बच्चों, ठीक है। आप इसको छापिए, फिर अपने एक और सवाल करेंगे डाइपोल के ऊपर। बच्चों इस सवाल में क्या है आपके पास में, डाइपोल दिखा रहा है, यहाँ माइनस Q प्लस Q डाइपोल, समझ में आ गया, ऐसा है। इसके बीच सेपरेशन है वो आपका 12 है, और ये जो रोड लगी हुई है, रोड मासलेस है। जो रोड है दैट रोड इज मासलेस, रोड इज मासलेस। क्लियर ये बात, ठीक। और जो इन चार्जेस का मास है वो कितना है आपके पास, m है। अब आपसे पूछा गया फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट बिकम हॉरिजॉन्टल। जब ये डाइपोल आपके पास में हॉरिजॉन्टल बन गया होगा, उस टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो आप इसे सोल्व कीजिए, फिर अपने इसे प्रोसीड करेंगे। पहले आप सोल्व करके देखिए इसको। ठीक है बच्चों, करें हम इसे। तो देखिए आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऐसे एक फोर्स लग रहा है आपके पास में, इधर QE लग रहा है, इस पे इधर QE लग रहा है। मतलब ये चलेगा तो नहीं, पर इसके बहुत घूमेगा, घूमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी। जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा आपके पास में, उस टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछी है। तो हमने बोला कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से मतलब ही नहीं है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा, उसका कोई जरूरत ही नहीं है हमें। हमने बोला कि हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो अगर आप ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अगर आप ये रिलेशन यूज करेंगे बात बन जाएगी।
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी डॉट ई होता है, माइनस पी डॉट ई, पी ई और एंगल कितना है पी और ई के बीच में, दैट इज कोस 60 डिग्री। क्लियर बच्चों ये वाली बात, ठीक है। फिर अगर आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखेंगे वो 0 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लिखेंगे तो ये ऐसे हो गया आपके पास, तो एंगल कितना बन गया आपके पास, 0 बन गया, तो ये बन जाएगा माइनस पी, कोस 0 आएगा तो 1 बन जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ये जो डाइपोल है वो कैसा मोशन कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है आपके पास। तो यहां से कितना आया आपके पास, माइनस पी ई बाई 2 प्लस पी ई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसको अगर आप सोल्व करें तो ये वैल्यू कितनी है कि पी ई बाई 2 इज इक्वल टू हाफ, आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू, तो आप सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो इसका कितना आएगा आपके पास एम एल स्क्वायर, इसका कितना आएगा आपके पास एम एल स्क्वायर, इसका कितना आएगा आपके पास एम एल स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। फाइन, तो यहां पे आप ओमेगा स्क्वायर क्या निकालते, कितना है पीई डिवाइड बाई 2 एम एल स्क्वायर, तो यहां पे जो ओमेगा आएगा वो आएगा अंडर रूट पीई डिवाइड बाई 2 एम एल स्क्वायर। काम खत्म हो गया। तो जब भी इस डाइपोल के सवाल में आपके पास में एंगुलर वेलोसिटी वगैरह की बात करें तो आप ये एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डाइपोल वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं।